सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें 29 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। यूट्यूब देख रहे हैं, मैं हूं मिजोरम में एक ही चरण और छत्तीसगढ़ में पहले चरण के विधानसभा चुनाव के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारी निर्यात पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का किया उद्घाटन। कहा, कृषि निर्यात बढ़ाने के साथ ही किसानों की समृद्धि सरकार का लक्ष्य। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में G20 वृक्षारोपण समारोह को किया संबोधित। कहा, G20 सम्मेलन में वैश्विक मंच पर दिलाई भारत को खास पहचान। पूरी दुनिया से जोड़ने का बेहतर मौका साबित हुआ G20 सम्मेलन। इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने पश्चिमी देशों के नेताओं से बात कर हमास से जारी संघर्ष के बारे में दी जानकारी। गाजा में मानवीय सहायता के लिए प्रयास तेज। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की इजराइल यात्रा संभावित। एशियन पैरा गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। कई इवेंट्स में एक से ज्यादा पदक जीतकर भारतीयों ने जमाई धाक। क्रिकेट विश्व कप में आज चेन्नई में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीम के बीच मैच जारी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के साथ पाकिस्तान की अच्छी शुरुआत। और शारदीय नवरात्रि की महानवमी के मौके पर देश भर के मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। नमस्कार, डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और आइए देखते हैं खबरों को विस्तार से। मिजोरम के एक चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन वापस लेने का आज अंतिम दिन है। नामांकन पत्रों की जांच पूरी हो चुकी है। मिजोरम की सभी 40 सीटों और छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटों में से 20 पर 7 नवंबर को मतदान होगा। मध्य प्रदेश में एक चरण में होने वाले चुनाव और छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन 30 अक्टूबर तक भरे जा सकेंगे। मध्य प्रदेश के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों और छत्तीसगढ़ के 70 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना विधानसभा चुनावों के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए उचित परिवहन व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। इन पांचों राज्यों में कुल मतदाताओं में से तकरीबन 1.5% मतदाता 80 वर्ष से अधिक आयु के हैं। दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 1% से अधिक है। आयोग ने कहा है कि ऐसे वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों की मदद के लिए जिला चुनाव अधिकारी स्वयं सेवक नियुक्त करेंगे। निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों पर प्रवेश के लिए वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं।
निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के मुताबिक दिव्यांग मतदाता सक्षम ऐप पर व्हील चेयर की सुविधा के लिए अनुरोध कर सकते हैं। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। निर्देशों के मुताबिक दृष्टिबाधित व्यक्ति मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर सहयोगी ले जा सकते हैं। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भोपाल में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के आवास के बाहर प्रदर्शन किया और नर्मदापुरम, सिवनी, मालवा और रामपुर बाघेलान सीटों पर घोषित उम्मीदवारों को बदलने की मांग की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पार्टी ने वर्षों से पार्टी के लिए मेहनत करने वाले जमीनी कार्यकर्ताओं को और नेताओं को टिकट न देकर अयोग्य प्रत्याशियों को टिकट दिया है। इसके विरोध में आज भोपाल में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के आवास के बाहर कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस और INDIA गठबंधन के अखिलेश यादव और उनकी पार्टी सपा की नाराजगी ऐसी है जो अब थमने का नाम नहीं ले रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की दगाबाजी से, जिसको कथित दगाबाजी कहा जाए, कि वो इतने आहत हैं कि अब विधानसभा चुनावों में पिछड़ों के मुद्दों पर कांग्रेस को घेरने में लगे हैं और दावा किया जा रहा है कि 7 से 8 सीटों पर कांग्रेस को सपा पटकनी दे सकती है। विधानसभा के चुनावों की राजनीति के बाद नई पहल अब राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई दे रही है। लखनऊ में ताजा घटनाक्रम, जिसमें अखिलेश के पोस्टर सामने आए हैं। इन पोस्टर्स में उन्हें प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताया गया है। हालांकि अखिलेश का जन्मदिन 1 जुलाई को मनाया जाता है, लेकिन इस नए समय के हिसाब से जन्मदिन की शुभकामना, इसे लेकर राजनीतिक सवाल उठ रहे हैं और इसे कांग्रेस और INDIA गठबंधन के दरार के तौर पर देखा जा रहा है। आपसी सिर फुटअव्वल समझी जा रही है इसको, जबकि समाजवादी पार्टी इससे इनकार कर रही है। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि इससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री के पद के लिए इन लोगों में कैसी लालसा है। देखिए, ये इंडी गठबंधन बड़ा अनोखा गठबंधन है। कभी ये सीटों को लेकर लड़ते हैं, कभी कांग्रेस पार्टी के नेता अखिलेश वकीलेश कहते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता कांग्रेस के नेताओं को छुटवैया और चिरकुट कहते हैं। अब सीटों की लड़ाई प्रधानमंत्री पद पर बनाई है, क्योंकि इस गठबंधन में कोई मिशन नहीं है, कोई विजन नहीं है, केवल अपना अपना करप्शन, अपना अपना एम्बिशन और अपना अपना कॉन्ट्रडिक्शन है। और अब जिस प्रकार से प्रधानमंत्री पद को लेकर भी झगड़ा चल रहा है, कभी टीएमसी बोलती है कि ममता दीदी होंगी, कभी आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी का नाम देती है, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी का पोस्टर जारी करती है कि यही प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री पद खाली नहीं है, पर एक चीज़ स्पष्ट हो चुकी है, इनके पास नीति नहीं है, इनके पास नीयत नहीं है, लोगों नहीं बन चुका है, लोगों के लिए क्या करना है वो नहीं पता है। पर प्रधानमंत्री पद की लालसा और एम्बिशन के लिए किस प्रकार का कॉन्ट्रडिक्शन है, उसका एक और प्रमाण आज सामने निकल कर आ चुका है। उधर CPI नेता डी राजा ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने मामले पर सीधी टिप्पणी तो नहीं की, लेकिन यह जरूर कहा कि लोकतंत्र में विचार व्यक्त करने की आजादी सभी को है। Samajwadi Party has come out with some posters, cutouts projecting Mr. Akhilesh Yadav as prime ministerial candidate. In a democracy, anybody can become prime minister. That is not the issue. But why to make it as a publicity material or as a issue challenging other parties? तो INDIA में जो सरफुटअव्वल है वो सामने साफ तौर पर देखी जा सकती है। और भाजपा नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर अराजकता और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में एक के बाद एक घटनाओं से कांग्रेस और राज्य के मुख्यमंत्री का सच देश की जनता के सामने आ चुका है। 12 घटनाएं मैंने आपके सामने रखी है। ये केवल नमूना भर मैं आपके सामने रखना चाहता था कि इस राज्य में किस तरह से, जहां सामान्य व्यक्ति तो सुरक्षित है ही नहीं, लेकिन उद्देश्य किस तरह से एक धर्म विशेष के लोगों को मनोबल को बढ़ाने के लिए और बहुसंख्यक समाज के मनोबल को गिराने के लिए षड्यंत्र पूर्वक किस तरह से राजस्थान में इन हत्याओं को कारित किया जा रहा है।
और ये जो पूरी सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस के कुछ जो उदाहरण मैंने आप सबके सामने रखे हैं, ये उदाहरण इस बात का द्योतक है कि ये सरकार तुष्टिकरण की पुरोधा सरकार है। और तेलंगाना में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे दिग्गज स्टार प्रचारक अभियान के लिए चुनावी राज्य का दौरा करेंगे। जेपी नड्डा 27 अक्टूबर को तेलंगाना का दौरा करेंगे, जबकि योगी आदित्यनाथ 28 और 29 अक्टूबर को राज्य के चुनावी दौरे पर रहेंगे। इसके अलावा कई अन्य नेता भी प्रचार के लिए यहां आएंगे। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने रविवार को 52 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। और नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड द्वारा सहकारी निर्यात पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने भाग लिया। इस मौके पर सहकारिता मंत्री ने कहा कि हमारी नई व्यवस्था में सहकारिता के माध्यम से जो निर्यात होगा, उस निर्यात में जो हिस्सा किसान का होगा उसे सीधा 50% लाभ मिलेगा। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड द्वारा आयोजित सहकारी निर्यात पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए केंद्रीय और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकार से समृद्धि के तहत देश में निर्यात से उन्नति का रास्ता तय किया जा रहा है। हमारी सरकार अधिक से अधिक निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकारी नीतियों को आगे बढ़ा रही है। देश की जीडीपी में कृषि का 15% योगदान है, जबकि इससे जुड़ी आबादी 60% है। इसलिए इस बड़ी आबादी को विकास के मार्ग में शामिल करना होगा और इसके लिए रास्ता सहकारिता ही है। और जब मैं कहता हूं देश की सहकारिता को मजबूत करना, तब समग्र कृषि और ग्रामीण क्षेत्र, कृषि पर निर्भर आबादी और समग्र ग्रामीण क्षेत्र की मैं बात करता हूं। मैं कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के उत्पादों की जीडीपी में योगदान 15% है, 15% है, और आबादी लगभग 60% है। कोई देश 60% आबादी को इग्नोर कर अपने अर्थतंत्र को मजबूत नहीं कर सकता। कार्यक्रम में भाग लेते हुए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सहकार से समृद्धि को पूरा करने में हम सबका योगदान है और इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, खासतौर से निर्यात के क्षेत्र में। आज खाद्य और कृषि पदार्थ सबसे ज्यादा भारत के निर्यात में योगदान प्रदान कर रहे हैं। हमारे किसानी क्षेत्र में हमारे हथकरघा, हमारे हस्तशिल्प, ये सभी जो लोग देश की आर्थिक उन्नति में अपना योगदान दे रहे हैं, इन सभी के लिए बहुत अहम भूमिका निभाने जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान एनसीईएल के लोगो, वेबसाइट और ब्रोशर का लोकार्पण भी किया गया। साथ ही सहकारिता मंत्री द्वारा एनसीईएल के सदस्यों को सदस्यता प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और नई दिल्ली में आज G20 वृक्षारोपण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें G20 के सदस्य देशों और आमंत्रित देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में हुए G20 सम्मेलन ने वैश्विक मंच पर भारत को एक खास पहचान दिलाई है। नई दिल्ली के नेहरू पार्क में सोमवार को G20 वृक्षारोपण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ G20 के सदस्य और आमंत्रित देशों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस मौके पर कहा कि G20 सम्मेलन ने वैश्विक मंच पर भारत को खास पहचान दिलाई है। उन्होंने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता लोगों की उम्मीदों से कहीं बेहतर रही। A lot of people were still a little surprised that the G20 could bridge what were strong positions and deep divides. Many other countries also took particular satisfaction at the permanent membership of the African Union in the G20. But overall, there was a sense in global diplomacy, really, that this G20 actually delivered very substantively on what were
the most pressing issues of the day, and that, quite honestly, turned out far better than most people expected. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 की सफलता के लिए असाधारण प्रयास किए। What I think will stand out of the G20 is the extraordinary effort which came down from the Prime Minister himself personally. I think the kind level of involvement by a head of state or government, as I said, I spent 40 years in the Foreign Service. I mean, it's truly exceptional. G20 वृक्षारोपण समारोह में G20 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और एक बुरी खबर है कि भारत के पूर्व क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी का निधन हो गया है। वो 77 वर्ष के थे। बिशन सिंह बेदी ने भारत के लिए कुल 77 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले थे। इस दौरान उन्होंने 273 विकेट झटके थे। बेदी को भारतीय टेस्ट इतिहास के बेहतरीन स्पिनर्स में से एक माना जाता है। उन्होंने अपने दम पर देश को कई मैच जिताए थे। बेदी ने भारत के लिए 1966 से 1979 तक टेस्ट क्रिकेट खेला था। बेदी ने 1969 में कोलकाता टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक पारी में 98 रन देकर 7 विकेट लिए थे। ये एक पारी में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। वहीं अगर मैचेस की बात करें तो 1977 से 1977-78 में पर्थ के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 194 रन देकर कुल 10 विकेट झटके थे बिशन सिंह बेदी ने। उन्होंने टेस्ट में इकलौता अर्धशतक 1976 में कानपुर टेस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाफ लगाया था। और इस खबर पर और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी संवाददाता सुचित्रा भारद्वाज जुड़ी हुई हैं। सुचित्रा, अपनी फ्लाइटेड लेग ब्रेक से दिग्गज बल्लेबाजों को उलझाने वाले बिशन सिंह बेदी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। भारत के एक स्टार क्रिकेटर रहे हैं और इस वर्ल्ड कप के बीच में उनका जाना निश्चित तौर पर हम सबको दुखी कर गया है। किस तरह से याद करना चाहेंगी उनको? जी बिल्कुल निखिल, जब भी बात की जाएगी भारतीय स्पिनर्स की, क्योंकि हमने देखा है कि भारत में रिकॉर्ड तो शानदार है, लेकिन बाहर जाकर भी जब हम खेलते हैं तो भारत के जो स्पिनर्स हैं उनसे दुनिया भर के दिग्गज बल्लेबाज घबराते हैं। तो जब भी कभी बात की जाएगी भारतीय स्पिन की, भारतीय स्पिनर्स की, बड़े बड़े बल्लेबाजों के भारतीय स्पिनर्स के सामने घबराने की, आउट होने की, तो बिशन सिंह बेदी का नाम उस लिस्ट में हम कहें कि सबसे ऊपर के जो रहेंगे स्पिनर्स उनमें आएगा, क्योंकि वो गवाह रहे हैं भारतीय क्रिकेट टीम ने जिस तरह से क्रिकेट के हम कहें कि स्कूल में उसका कहरा सीखा, उसके आगे जब बढ़ना सीखा, उसमें उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई है। और लगातार बात की जा रही है कि भारत की वनडे क्रिकेट में जो पहली जीत थी उसके वो गवाह बने थे, उसमें उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था। और इस वक्त में जब वनडे वर्ल्ड कप चल रहा है भारत में, उसमें जब भारतीय टीम शानदार प्रदर्शन कर रही है, एकमात्र टीम है भारत जिसने एक भी मैच नहीं गंवाया है अभी तक, ये जो शानदार प्रदर्शन कर रही है। इस तरह की जो टीम बिल्ड होती हैं, इस तरह का जब प्रदर्शन होता है, ये एक दिन की बात नहीं होती है, इसके पीछे एक लंबा इतिहास होता है, क्योंकि आपके कई खिलाड़ी होते हैं जो आपके सामने एक उदाहरण पेश करके जाते हैं कि किस तरह से आप गेंदबाजी कर सकते हैं, किस तरह से आप बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। पीढ़ियां जो हैं वो सिखा कर जाती हैं। तो एक वही बिशन सिंह बेदी, अगर आज के हम दौर में अगर देखें, अगर कुलदीप यादव अच्छी स्पिन कर रहे हैं, अगर रविंद्र जडेजा अच्छी स्पिन कर रहे हैं, तो भारत के जो पुराने स्पिनर्स हैं उनका जो इतिहास है उन्होंने उससे लगातार सीखा है। और बिशन सिंह बेदी का निधन ऐसे समय में जब देश में क्रिकेट विश्व कप चल रहा है, जब भारतीय टीम शानदार प्रदर्शन कर रही है, वाकई एक बेहद दुखद खबर। लेकिन भारतीय क्रिकेट में बिशन सिंह बेदी का जो योगदान है वो हमेशा याद किया जाएगा और आने वाली पीढ़ियां, आने वाले स्पिनर्स हमेशा बिशन सिंह बेदी की उपलब्धियों से सीखते रहेंगे। बिल्कुल सुचित्रा, और एक भारतीय क्रिकेट का चमकता हुआ सितारा जिसको कहा जाए वो आज अस्त हो गया है। उसने
अपने पीछे एक बड़ी लीगेसी भी छोड़ी है क्रिकेट स्पिन की। फिलहाल आप हमारे साथ बनी रहिए क्योंकि शोक संवेदनाओं का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पूर्व क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट लिखा है। भारत के महान स्पिनर बिशन सिंह बेदी के निधन के बारे में सुनकर गहरा दुख हुआ। भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान और मैदान पर उनकी कलात्मकता को हमेशा याद किया जाएगा। उनके परिवार, दोस्तों और पूरे क्रिकेट समुदाय के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। उनकी आत्मा को शांति मिले। और सुचित्रा, जिस तरह से एक जो एरा था उनका करीब 12 साल का, जिस दौरान एक जो स्पिनर्स का जो राज चला, जो भारतीय स्पिनर्स की चौकड़ी थी, प्रसन्ना, बेदी, राघवन और चंद्रशेखर के साथ में, जिस तरह से जो एक जिसको कहा जाता है कि मैं इस सवाल पर वापस आऊंगा। एक ट्वीट और अपने दर्शकों को रूबरू करा दूं, उसके बाद आपको बताता हूं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है, डीपली सैडन्ड बाय द डिमाइस ऑफ द लेजेंडरी स्पिनर एंड फॉर्मर कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम बिशन सिंह बेदी जी. Bedi ji will live in our memories not only through his contribution to the cricketing world but also as the master of crafty bowling who could weave magic on the pitch. My heartfelt condolences to his family members and his fans in this hour of grief. तो संवेदनाओं का सिलसिला शुरू हो गया है और जिस तरह से ये जो शोक संवेदनाएं आ रही है उसमें भी इनको देखिए किस तरह से बताया जा रहा है कि महान स्पिनर थे, जादुई गेंदबाज थे। किस तरह से जो आज के स्पिनर्स हैं, क्योंकि आज भी इंडिया की जो बॉलिंग स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं स्पिन में छिपी हुई है। आज के जो हमारी जो पीढ़ी है वो किस तरह से बिशन सिंह बेदी को फॉलो कर सकती है, उनसे प्रेरणा पाती है। जी बिल्कुल निखिल, जब भी बात की जाएगी बिशन सिंह बेदी की तो पर्थ का वो टेस्ट ज़रूर याद किया जाएगा जहां पर कि उन्होंने 10 विकेट झटके थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। हम सभी जानते हैं कि जो पर्थ का ट्रैक है वो अपने बाउंस के लिए जाना जाता है, वहां पर जो फास्ट बॉलर्स हैं उनका शानदार प्रदर्शन देखने को मिलता है। लेकिन बिशन सिंह बेदी ने उस ट्रैक पर जब 10 विकेट लिए तो कहीं ना कहीं एक उदाहरण पेश किया कि जो अच्छा स्पिनर होता है उसे वो किसी भी ट्रैक पर विकेट निकाल सकता है। अगर हम मौजूदा भारतीय टीम को भी देखें, अपने जब पहले मैच में जिस तरह से चेन्नई में भारत ने जब 3 स्पिनर खिलाए थे इस विश्व कप में, तो बहुत कम टीमें हैं आज के दौर में जो कि 3 स्पिनर्स के साथ उतर रही हैं। लेकिन भारतीय टीम ये जो सीख है ये कहीं ना कहीं अपने स्पिनर्स में जो कॉन्फिडेंस है हमारे पुराने इतिहास को देखते हुए आ रहा है। आर अश्विन की अगर हम बात करें, लगातार उन पर बात की जा रही थी किस तरह से वो पहले शामिल नहीं थे विश्व कप के स्क्वाड में, लेकिन बाद में उनकी एंट्री हुई, फिर वो पहले मैच में खेले भी। तो यही जो स्पिनर्स में कॉन्फिडेंस है लगातार भारत का। और अगर हम देखें कि सब कॉन्टिनेंट में हमें इस तरह के ट्रैक भी मिलते हैं जहाँ पर कि जो क्रिकेट खेलने वाले बच्चे हैं, बैट्समैन तो बनना ही चाहते हैं, लेकिन जब वो गेंदबाजी का जो रुख करते हैं तब जब वो स्पिनर बनने का जब सोचते हैं तो जाहिर तौर पर जो उनके आदर्श होते हैं, जिस तरह का प्रदर्शन वो करना चाहते हैं, सबके जहन में कहीं ना कहीं वो बात आती होगी कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ के ट्रैक पर अगर कोई स्पिनर 10 विकेट ले सकता है तो वाकई वो एक कमाल का स्पिनर है। और यही वजह है कि जी बिल्कुल उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है। और निश्चित तौर पर जो हमारी आगे जो क्रिकेटिंग जो पीढ़ियां हैं और जो बॉलर्स हैं, हमारे ख़ास तौर पर नवागंतुक बॉलर्स हैं, वो ज़रूर उनसे सीखेंगे। बहुत दुखद दिन है ये और निश्चित तौर पर हम सबको ये दुखी कर गया है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए सुचित्रा। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको कुछ और खबरें दिखाएंगे चुनावी राज्यों से जुड़ी हुई। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212।
डेयरी क्षेत्र में कार्यरत पशुपालकों, तकनीशियनों तथा संगठनों के प्रयासों को प्रोत्साहन देने हेतु राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये पुरस्कार 3 वर्गों में सर्वश्रेष्ठ कार्यों और अमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। आवेदन करने के लिए www.awards.gov.in पर या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर से संपर्क करें। आवेदन की अवधि 15 अगस्त से 15 अक्टूबर 2023 है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। समझकर इन्वेस्ट कर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एम्स फैकल्टी से बातचीत की। बिलासपुर एम्स 750 बिस्तरों वाला अस्पताल है जिसमें सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस 15 से 20 सुपर स्पेशलिटी विभाग हैं। और केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे पेंशनधारी लोगों को मदद मिल सके। राजधानी दिल्ली में आयोजित अनुभव पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि अवकाश प्राप्त करने वाले कर्मचारियों से उन्होंने विशेष अपील की कि वो अपने अनुभव जरूर साझा करें। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पेंशनर पोर्टल, PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा पेंशनर पोर्टल और डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट पोर्टल लॉन्च किए। इस मौके पर अखिल भारतीय पेंशन अदालत का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर पेंशनधारियों से को अनुभव पुरस्कार भी वितरित किए गए। एक्सपेक्टेंसी धीरे धीरे हिंदुस्तान में बढ़ती जा रही है और 75 या 80 साल की उम्र के बाद शायद बायोमेट्रिक भी पूरी तरह से विश्वसनीय ना रहे। तो मुझे लगता है कि हमारा पहला विभाग था ऐसा सरकार में जिसने जो आधुनिक फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी प्रारंभ की कि अपना चेहरा मोबाइल के कैमरे में देख करके उसको आधार के साथ वेरीफाई करके 60 सेकंड के भीतर एक पेंशन याफ्ता व्यक्ति अपना सर्टिफिकेट बैंक तक उपलब्ध करवा सकता है। इसके अतिरिक्त भविष्य पोर्टल प्रारंभ किया गया। और ऑपरेशन अजय के तहत छठी फ्लाइट इजराइल से भारतीयों को लेकर स्वदेश वापस लौटी। छठी फ्लाइट में कुल 143 यात्री सवार रहे। इस फ्लाइट से 2 नेपाली नागरिक भी भारत पहुंचे हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने यात्रियों का स्वागत किया। और सेना ने सियाचिन ग्लेशियर में ड्यूटी के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले अग्निवीर गवाते अक्षय लक्ष्मण को श्रद्धांजलि अर्पित की है। गवाते ऑपरेटर के पद पर कार्यरत थे। सेना ने परिजनों के प्रति संवेदना भी प्रकट की है। महाराष्ट्र बुल्ढाना में उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस बीच सेना ने बताया है कि अपने प्राणों की आहुति देने वाले अग्निवीर जवान के परिजनों को 1 करोड़ से अधिक की धनराशि आर्थिक सहायता के तौर पर दी जाएगी, जिसमें 48 लाख रुपए गैर अंशधारी बीमा, 44 लाख रुपए अनुग्रह राशि और अग्निवीर द्वारा अंशदान की गई सेवा निधि की 30% राशि परिजनों को प्रदान की जाएगी। वहीं अग्निवीर की मृत्यु से उनके पूरे कार्यबल तक बची हुई अवधि का पूरा वेतन भी, जो कि तकरीबन 13 लाख रुपए होगा, वो भी दिया जाएगा। इसके अलावा भी अन्य सहायता दी जाएगी। और दिल्ली में तेजी से हवा प्रदूषित हो रही है, सांस लेने के लिए ठीक नहीं रह गई। इस 1 महीने के बाद साल में ये दूसरा मौका है जब AQI 300 से पार दर्ज किया गया। सोमवार को सुबह दिल्ली में धुएं की परत साफ नजर आई। हालांकि ग्रैप का दूसरा चरण लागू है, लेकिन हवा में प्रदूषण बढ़ने की वजह से लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। अस्थमा के मरीजों को ऐसी स्थिति में खासतौर पर सावधानी बरतने की जरूरत है। मामले की गंभीरता के मद्देनजर बचाव के उपाय लागू किए जाने
को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं। फिलहाल दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक बैठक कर स्थिति की समीक्षा की है। उन्होंने बताया कि मंदिर मार्ग, शादीपुर, पटपड़गंज, सोनिया विहार सहित 8 स्थानों पर स्थानीय कारणों से हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। कारणों की पहचान के लिए टीम गठित की गई है। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में वायु गुणवत्ता के और भी खराब होने का अनुमान जताया है। और मुंबई के कांदिवली पश्चिम के महावीर नगर की पावन धाम वीणा संतूर बिल्डिंग में आग लगने की घटना में 2 लोगों की मौत हो गई और 3 अन्य लोग घायल हो गए हैं। माना जा रहा है कि बिजली के तारों से शॉर्ट सर्किट हुई और इमारत में आग लग गई। घटनास्थल पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग बुझा दी और फिलहाल घायलों को शताब्दी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। प्रशासन इमारत में राहत और बचाव कार्यों में अभी भी जुटा हुआ है। और आज शारदीय नवरात्रि की महानवमी पूरे देश में पूरे श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जा रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को महानवमी की शुभकामनाएं दी हैं। एक्स पर अपने संदेश में पीएम ने लिखा, नवरात्रि की महानवमी सिद्धि और मोक्षदायिनी मां सिद्धिदात्री की उपासना का दिन है। देवी मां से प्रार्थना है कि वे देश के मेरे हर परिवारजन को संकल्प की सिद्धि का आशीर्वाद दें। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीरी पंडितों द्वारा आयोजित महानवमी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने इस मौके पर बताया कि राज्य में पहले के मुकाबले आतंकवादी घटनाएं कम हुई हैं, विकास और शांति के नए दरवाजे खुले हैं। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि प्रशासन का लगातार प्रयास है कि किसी भी प्रकार की दिक्कत सामने न आए। जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें प्रशासन जमीन सस्ते दर पर श्रीनगर में उपलब्ध कराएगा, वो घर बनावे इसकी व्यवस्था हम करेंगे। दूसरा, जहां तक प्रशासन के साथ समन्वय का, मेरे दफ्तर में भी पहले अच्छे लाबरू थे, अभी मिंगा शेरपा हैं। दोनों डिविजनल कमिश्नर हमारे, चाहे वो कश्मीर के हों चाहे जम्मू के हैं या वहाँ एडीजीपी, यहाँ आईजी, ये जो भी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये स्वाभाविक रूप से आप में से किसी को भी कभी भी कोई जरूरत हो तो निसंकोच आप इनसे मिल सकते हैं। और मैं यकीनी तौर पर आपसे ये कहना चाहता हूं कि कोई वाजिब काम में कोई विलंब नहीं होगा। और दुर्गा पूजा को लेकर पटना सिटी में विभिन्न पूजा समितियों द्वारा आकर्षक पंडाल सजाया गया है। भव्य मूर्ति, आकर्षक गेट और सजावट के लिए विख्यात आलमगंज के चैलीटाल में मनोरंजन क्लब पूजा समिति द्वारा चंद्रयान 3 के स्वरूप वाले आकर्षक सेट का और उससे जुड़े हुए गेट का निर्माण किया गया है, जिससे उसकी पूरे पंडाल की भव्यता देखते ही बन रही है। पूजा समिति द्वारा चंद्रयान 3 के माध्यम से भारत के गौरव को दर्शाया गया है। और राजधानी दिल्ली में भी महानवमी बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। छतरपुर और कालकाजी मंदिर में सुबह सवेरे से ही भक्तों का तांता लगा रहा। और शारदीय नवरात्रि के महानवमी के अवसर पर जम्मू कश्मीर के कटरा स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली।
तो 9 दिनों तक चलने वाला नवरात्र का त्यौहार आज समाप्त होगा और विजयदशमी का त्यौहार कल देश भर में मनाया जाएगा। देहरादून में एक ऐसा रावण का पुतला तैयार किया गया है जो अब तक देश का सबसे ऊंचा पुतला है। इसकी ऊंचाई 131 फीट है। देहरादून के परेड ग्राउंड में इसका दहन किया जाएगा। पुतले का 12 चरणों में दहन किया जाएगा। सभी पुतलों को फैंसी लाइट्स और इको फ्रेंडली पटाखों से सजाया गया है। दशहरा समारोह में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के शामिल होने की संभावना है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कारोबार जगत में क्या कुछ चल रहा है खास। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल को एक व्यापक मंच में विस्तारित करने के लिए 30,000 करोड़ रुपए आवंटित करने की योजना बनाई है, जो फसलों से परे तालाब, ट्रैक्टर, पशुधन और ताड़ के पेड़ जैसी संपत्तियों को शामिल करने के लिए बीमा कवरेज का विस्तार करेगा। इस बीमा के माध्यम से किसानों को फसल बीमा के लिए नामांकित कर गैर सब्सिडी वाली योजनाओं के लिए 4 करोड़ किसानों को लाभ पहुँचाया जाएगा। वित्त मंत्रालय इस वित्तीय वर्ष में ग्रामीण नौकरी गारंटी योजना के लिए लगभग 28,000 करोड़ से अधिक आवंटित कर सकता है, जो अनुदान के बजट 60,000 करोड़ से अधिक होगा। मनरेगा योजना के तहत काम की मांग ने प्रारंभिक अनुमानों को पीछे छोड़ दिया है, जिससे बजट में वृद्धि करने की जरूरत सामने आई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड पर जुर्माना लगाया है। दोनों कंपनी ने अपने पेट्रोल पंपों पर प्रदूषण नियंत्रण उपकरण नहीं लगाए हैं, जिसके दंड स्वरूप यह जुर्माना लगाया गया। सीपीसीबी ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पर 1 करोड़ और बीपीसीएल पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है। महामारी से पैदा हुई चुनौतियों के बीच मौद्रिक नीति ढांचे के तहत उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों से भारत के नागरिकों के बीच विश्वास पैदा हुआ। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट यानी BIS द्वारा जारी एक रिपोर्ट में ये कहा गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अग्रिम दिशा निर्देश मुहैया कराने से इतर रिजर्व बैंक ने उठाए गए कदमों की वजह से पारदर्शी तरीके से समझाने के लिए संचार चैनलों का इस्तेमाल किया, जिससे महंगाई दर को नियंत्रित करने में सफलता मिली और आम जनता में विश्वास और भरोसे का संचार हुआ। सीबी ने नियामक मानदंडों का उल्लंघन करने पर शेयर बाजार सलाहकार फर्म वेथलाइट ग्लोबल के मालिक मोहित मगनानी को शेयर बाजार से 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। सेबी ने उन पर 30 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
सरकार इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए मानक चार्जिंग नियम लाने की तैयारी कर रही है। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती लोकप्रियता के बीच सरकार ने कदम उठाने का निर्णय लिया है। इस कदम का लक्ष्य ईवी उद्योग में एक समान मानक निर्धारित करना है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने जो प्रस्ताव तैयार किया है उसके अनुसार देश में सभी प्रकार के ईवी के लिए एक जैसे चार्जिंग मानक बनाए जाएंगे। दूसरा विकल्प 2 मानक तैयार करना है, जिनमें एक 2 पहिया एवं तिपहिया के लिए और दूसरा 4 पहिया वाहन के लिए होगा। जानकारी के मुताबिक ज्यादातर लोग दूसरे विकल्प पर जोर दे रहे हैं। कैसीनो फर्म डेल्टा कॉर्प के खिलाफ 628 करोड़ रुपए जीएसटी की मांग आदेश पर सिक्किम हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि सरकार ने अभी तक कंपनी के खिलाफ करीब 23,000 करोड़ रुपए की कुल जीएसटी की मांग की है। इसमें डेल्टा कॉर्प समूह के कसिनो और ऑनलाइन गेमिंग व्यवसाय के लिए भुगतान नहीं किए गए कर शामिल हैं। और सप्ताह के पहले कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत सपाट हुई। सेंसेक्स में हल्की गिरावट देखने को मिली, जिसकी शुरुआत 65,400 के स्तर से नीचे हुई। निफ्टी में भी मामूली कमजोरी देखने को मिली। निफ्टी की शुरुआत 18 अंक की गिरावट के साथ 19,524 के स्तर पर हुई। और वित्त मंत्रालय घाटे में चल रही 3 बीमा कंपनियों में चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में पूंजी डालने पर विचार करेगा। इन कंपनियों में पूंजी उनके चालू वित्त वर्ष के पहले 9 माह के प्रदर्शन के आधार पर डाली जाएगी। वित्त मंत्रालय ने पिछले साल 3 कंपनियों नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को 5,000 करोड़ रुपए की पूंजी प्रदान की थी। इसमें कोलकाता स्थित नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को सबसे अधिक 3,700 करोड़ रुपए दिए गए थे। इसके अलावा दिल्ली के ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को 1,200 करोड़ रुपए और चेन्नई स्थित यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को 100 करोड़ रुपए की पूंजी प्रदान की गई थी। और बाजार में लगातार सकारात्मक मजबूती का असर रोजगार पर भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। आने वाले महीनों में रोजगार बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक इस सितंबर में बेरोजगारी दर अगस्त की 8.1% से घटकर 7.1% हो गई है। ग्रामीण और शहरी दोनों ही जगहों पर बेरोजगारी दरों में कमी आई है। रिपोर्ट के मुताबिक संगठित क्षेत्रों में वर्ष 2020 के सितंबर माह के दौरान उसके बाद रोजगार की सबसे अच्छी स्थिति दिख रही है। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल जून में मनरेगा के तहत 3 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों ने काम की मांग की थी। ये इस साल सितंबर में संख्या घटकर 1,75,00,000 के आसपास आ गई है। और इजराइल हमास संघर्ष की लपटें 17वें दिन भी वैसी ही देखी जा सकती है, वैसी ही तीव्रता है उनमें। बीती रात गाजा में हमास के ठिकानों पर इजराइल की ताबड़तोड़ हवाई हमले देखे गए। हमास के आतंकी हमले के बाद शुरू हुए इस संघर्ष में अब तक हजारों जानें जा चुकी हैं। इजराइल में मृतकों की संख्या 1,400 से अधिक बताई जा रही है। वहीं गाजा में अब तक 4,600 से अधिक लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। दक्षिणी गाजा पट्टी में के खान यूनुस में कल इजरायली हवाई हमला हुआ। नव विस्थापित फिलिस्तीनियों के लिए लगाए गए एक शिविर पर यह हमला हुआ। हताहत हुए लोगों में बड़ी संख्या में बच्चे और महिलाएं भी हैं। इजराइल ने गाजा के उत्तरी भाग के 10 लाख से ज़्यादा फिलिस्तीनियों को अपनी सुरक्षा के लिए दक्षिण की ओर जाने का आग्रह किया है। इजराइल द्वारा किया जा रहा यह हमला हमास द्वारा 7 अक्टूबर को इजराइल पर किए गए घातक हमले की जवाबी कार्रवाई है। इजराइल ने संभावित भूमि घुसपैठ से पहले गाजा से सटी सीमा पर बड़ी संख्या में हथियारों और सैनिकों को तैनात किया है। और इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने पश्चिमी देशों के कई नेताओं से टेलीफोन पर बात की। फ्रांस, स्पेन और नीदरलैंड के नेताओं के साथ हुई बातचीत में उन्होंने हमास से जारी संघर्ष के बारे में जानकारी दी। नेतन्याहू ने हमास की सैन्य और शासन क्षमताओं को खत्म करने के लिए लोगों की एकता और दृढ़ संकल्प के बारे में बताया और कहा कि हमास पर इजराइल की जीत पूरी दुनिया के लिए एक जीत होगी। उन्होंने हमास के क्रूर आतंकवाद के खिलाफ इजराइल का समर्थन करने के लिए नेताओं को धन्यवाद दिया। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों के आज इजराइल पहुंचने का कार्यक्रम है। इसके साथ ही नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रुट मंगलवार को इजराइल पहुंच सकते हैं। और इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष के बीच गाजा तक राहत सामग्री का दूसरा काफिला
गाजा पहुंच गया है। इससे पहले शनिवार को पहली बार सहायता सामग्री लेकर ट्रक गाजा में दाखिल हुए थे, जिसमें ताबूतों और दवाइयों के साथ कई सामग्रियां थीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि वो गाजा के अस्पतालों को चिकित्सा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मिस्र और फिलिस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी के साथ काम कर रहा है। और संघर्ष के मैदान से हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह पल पल की खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हम लगातार जो ये पूरा संघर्ष है उसकी अपडेट अमृतपाल सिंह के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। इजरायल और हमास में चल रही जंग का आज 17वां दिन है। इजरायल ने अपनी सैन्य कार्रवाई और तेज कर दी है। कल रात पूरी रात इजरायल ने गाजा पट्टी पर बम्बार्डमेंट की और इतनी ज्यादा कर दी कि लोग कह रहे हैं कि दिस इज द वर्स्ट नाइट एवर, कि ये बम्बार्डमेंट की सबसे बुरी रात गुजरी। इजरायल भी मानता है कि उन्होंने अपनी मिलिट्री एक्टिविटी तेज कर दी है। पिछले 24 घंटों में कम से कम 400 लोग गाजा पट्टी में मारे गए हैं। कल एक रिफ्यूजी कैंप पर मिसाइल अटैक हुआ जहां 19 लोग मर गए। जबालिया कैंप गाजा पट्टी का जो अल-कुद्स और अल-शिफा अस्पताल के पास है। वहीं कूटनीतिक प्रयास इस पूरी समस्या को, इस पूरे संघर्ष को रोकने के लिए या कम करने के लिए जारी हैं। वेस्टर्न लीडर्स ने कल मुलाकात की और इजरायल को सलाह दी कि इजरायल इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ अडॉप्ट करे। वो समझते हैं इजरायल की सेल्फ डिफेंस पर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का पालन होना चाहिए। डच प्राइम मिनिस्टर मार्क रूट आज तेल अवीव में हैं और वो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। उसके बाद वो महमूद अब्बास फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट से भी मुलाकात करेंगे। वेस्टर्न लीडर्स प्रयास तो कर रहे हैं पर इजरायल सुनने को राजी नहीं है। इजरायल के मिनिस्टर ने कल रात ये स्टेटमेंट दी कि जो हमें लेक्चर करते हैं ह्यूमैनिटेरियन राइट्स पर, उनको वॉर क्राइम्स पर, उनको कुछ आइडिया नहीं है कि यहाँ क्या चल रहा है। और जब तक हम अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर देते, हम अपनी सैन्य कार्रवाई बिल्कुल नहीं रोकेंगे। अब ये साफ हो चुका है कि इजरायल जल्द ही अपनी ग्राउंड मिलिट्री ऑफेंसिव की तैयारी पूरी कर चुका है और उसको जल्द इफेक्ट करेगा। कैमरामैन सत्य प्रकाश दुबे के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, यरूशलेम। और इस संघर्ष के बीच यरूशलेम भी इजराइल अरब तनाव में सबसे विवादित मुद्दा है। इजराइल हमास संघर्ष से शहर में तनाव बढ़ा है। ये शहर कई आस्थाओं में बेहद अहम स्थान रखता है और इससे जुड़े तमाम आयामों को समझाते हैं हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह। आइए इसको देखते हैं। इजरायल और हमास के बीच में चल रही जंग और तीव्र होती जा रही है और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं और भयानक होते जा रहे हैं। मैं इस वक्त ओल्ड जेरूसलम में खड़ा हूं जो कि दुनिया का बहुत पुराना शहर है। तीनों जो फेथ्स हैं, अब्राहमिक फेथ्स, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स और जूस, इन तीनों के लिए ये काफ़ी होली जगह है। ओल्ड जेरूसलम अलग अलग क्वार्टर्स में बटा हुआ है। ये वॉल्ड सिटी है। इसके बाहर एक वॉल है। अलग अलग क्वार्टर्स में लोग रहते हैं। एक मुस्लिम क्वार्टर है, एक क्रिश्चियन क्वार्टर है, जूस क्वार्टर है, जहां ये लोग रहते हैं। ये जो आप मेरे पीछे मस्जिद देख रहे हैं, ये मस्जिद अल अक्सा है। मुस्लिम फेथ के लिए ये काफ़ी होली है, क्योंकि कहा जाता है कि प्रॉफिट मोहम्मद यहाँ से हेवन गए थे और जन्नत में गए थे। और उसके बिल्कुल बगल में जो आप देख रहे हैं वो डोम ऑफ द रॉक या टेम्पल माउंट, वो और उसके बिल्कुल नीचे द वेलिंग वॉल, जो जूस के लिए बहुत ही होली साइट है। दुनिया भर से जो जूश कम्युनिटी है वो यहाँ प्रे करने के लिए आती है। उसके पीछे द चर्च ऑफ होली सेफल्कर है, जहाँ वो जगह है जहाँ जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाई किया गया था। और जैसे मैंने आपको बताया कि इन क्वार्टर्स में अलग अलग ये शहर अलग अलग क्वार्टर्स में बसा हुआ है। तो इन क्वार्टर्स में जब इस तरह की लड़ाई फ़लस्तीन और इजराइल के बीच में होती है तो यहाँ अंडरस्टैंडेबली टेंशन काफ़ी बढ़ जाती है।
I live in Jerusalem already for 50 years. I used to be neighbors of Arabs. मैं यरूशलेम में 50 साल से रह रहा हूँ। मेरे पड़ोसी एक अरबी थे। हमारे बीच सब अच्छा चल रहा था, लेकिन जब उन्होंने अपने तरीके से शांति की बात करना शुरू की, जिससे सब कुछ बदल गया, जिसके बाद पूरी तरह स्थिति बदल गई। हम साथ मिलकर सब कुछ अच्छा कर सकते थे। मैं अपने सैनिकों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि वे सुरक्षित घर वापस आ जाएं। हमें यहाँ से हमास को जल्द से जल्द निकालना पड़ेगा। हमास की वजह से हमारे लिए खतरा बढ़ गया है। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो हम फिर आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर वो यहाँ आएंगे और टैंक लगाएंगे तो ये उनको भी भारी पड़ेगा। मैं जहां ओल्ड जेरूसलम में हूं वहां पैलेस्टीनियंस भी रहते हैं, मुस्लिम्स रहते हैं और वहीं जूस रहते हैं। यहां क्वार्टर्स अलग अलग बटे हुए हैं, पर वो टेंशन यहां साफ दिख रही है। अगर हम गवर्नमेंट्स और हमास की बात भी ना करें, लोगों का मत भी बटा हुआ है। दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते हैं सिचुएशन के लिए। We used to have a lot for every time, in Gaza it's all every time they have problem over there. हमारे बीच हमेशा से समस्या रही है, लेकिन इस बार स्थिति बिल्कुल अलग है। कोई भी ये नहीं चाहता कि युद्ध हो। हम पहले शांति से रहते थे, लेकिन अचानक से ये युद्ध शुरू हो गया, जिसके बाद पूरी तरह स्थिति बदल गई। ये दोनों तरफ के लोगों के लिए बड़ी समस्या है। मेरा पहले पर्यटन के क्षेत्र में कारोबार था, लेकिन युद्ध के कारण सब कुछ खत्म हो गया है। हम चाहते हैं कि ये सब जल्द से जल्द खत्म हो जाए ताकि हम सामान्य जिंदगी जी सकें। यहाँ अभी जो भी हो रहा है वो सभी के लिए मुश्किल का समय है। युद्ध में दोनों तरफ के लोग मर रहे हैं। युद्ध में यहूदी, मुस्लिम, छोटे बच्चे, औरतें, सब लोग मर रहे हैं। हम सिर्फ शांति चाहते हैं, सारे विश्व के लिए शांति। हम पहले भी एक साथ रहते थे, लेकिन ये फिलिस्तीनियों की जगह है और ये सभी को पता है। ये लड़ाई अब की नहीं, अभी फ्लेयर अप जरूर हो गई है, पर ये लड़ाई आइडेंटिटी की लड़ाई है, जहां दोनों साइड्स सदियों से लड़ते आए हैं। हमास गाजा संघर्ष के बाद अब खबर क्रिकेट के मैदान से। क्रिकेट विश्व कप में आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान आमने सामने हैं। ताज़ा समाचार मिलने तक पाकिस्तान ने 4 विकेट के नुकसान पर 190 रन बना लिए हैं। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। अब्दुल्ला शफीक और इमाम उल हक ने पहले विकेट के लिए 56 रन जोड़े। इमाम उल हक 17 रन बनाकर आउट हुए, जबकि शफीक 58 रन की पारी खेलकर आउट हुए। और चीन में चल रहे एशियन पैरा गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने जोरदार शुरुआत की है। भारत के पुरुषों के हाई जंप T63 में पहले 2 स्थान हासिल किए। इस इवेंट में स्वर्ण और रजत पदक भारत के नाम रहे। शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता अर्जित की, वहीं मरियप्पन थंगावुले ने रजत पदक जीता। शैलेश ने जहां 1.82 मीटर की छलांग के साथ गेम्स का रिकॉर्ड बनाए, वहीं थंगावेलू ने सत्र का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। और पुरुषों के क्लब थ्रो F51 में भारत के पैरा एथलीट्स ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण, रजत और कांस्य तीनों ही पदक जीतने में सफलता पाई। भारत के प्रणव सूरमा ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई, वहीं धर्मवीर ने रजत पदक हासिल किया, जबकि अमित कुमार ने कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई। और महिलाओं की पैरा कैनोइंग में भारत की प्राची यादव ने रजत पदक जीतने में सफलता अर्जित की। प्राची ने महिलाओं की BL2 स्पर्धा में यह पदक अपने नाम किया। निशानेबाजी में रुद्रांश खंडेलवाल ने भारत को पहला पदक दिलाया। रुद्रांश ने मिश्रित 50 मीटर पिस्टल SH1 इवेंट में देश के लिए रजत पदक जीतने में सफलता पाई। टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाली अवनी लेखरा ने पदक जीतने का सिलसिला एशियन पैरा गेम्स में भी बरकरार रखा। अवनी ने R2 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। 249.6 अंक के साथ अवनी ने नया एशियन पैरा गेम्स रिकॉर्ड भी बनाया।
और पुरुषों के T47 हाई जंप में भारत के निषाद कुमार ने 2.02 मीटर की जंप के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं भारत के ही रामपाल ने 1.94 मीटर के साथ रजत पदक पर अपने नाम लिखाया। और भारत के अंकुर धामा ने पुरुषों के 5000 मीटर T11 इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी पाई। और अरुणा तंवर ने पैरा ताइक्वांडो में K44 कैटेगरी के 47 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। ये एशियन पैरा गेम्स में पैरा ताइक्वांडो में भारत का पहला पदक है। इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।